नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं और सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट में हमने यूनिट 4, 5, 6, 7 और यूनिट 8 तक उधर कंप्लीट कर लिया है। टोटल इसमें 12 यूनिट्स हैं। शुरू की 3 यूनिट हमने पहले छोड़ दी थी। ये तीनों यूनिट हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो शुरू की जो 3 यूनिट हैं ये हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी हमने भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज के नाम से जो पहली यूनिट दी हुई है, इसमें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति दो हमको पढ़नी है। और सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति, ये जो भारतीय समाज नीचे लिखा हुआ है, इन दोनों से रिलेटेड विशेषताएं, परिवार, विवाह, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन और शहरीकरण, ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये दोनों सभ्यताएं हैं। मतलब इनकी ही ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी थी। तो हमने दोनों सभ्यताएं यहाँ पे कवर कर ली है, सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता। तो हमारी यूनिट फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है कि इसमें 2 ही चीज़ें थी, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति, जो हमने पढ़ ली है। अब हम यहाँ पे यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं। यूनिट सेकंड में मौर्य और गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मतलब सेकंड में 2 चीज़ें मूल रूप से हाईलाइट हुई हैं। एक तो मौर्य साम्राज्य, एक गुप्त साम्राज्य, और गुप्त साम्राज्य के बाद में जो गुप्तोत्तर काल था, है ना, वो चीज़ है ना। तो मौर्य और गुप्त साम्राज्य मेन रूप से पढ़ना है। तो मौर्य और गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड जो बातें हैं कि उनका राजनीतिक इतिहास कैसा रहा, प्रशासन उनका, भारतीय संस्कृति के प्रति उन वंशों ने क्या योगदान दिया। और गुप्त काल दोस्तों हमारी संस्कृति का स्वर्ण काल बोला जाता है ना। तो गुप्त काल के सांस्कृतिक उपलब्धियाँ कैसी रही। तो भारत 600 से 1000 ईस्वी के बीच में कैसा रहा। ये दोस्तों यहाँ पे 600 से 1000 ईस्वी के बीच का भारत हमने यहाँ पे पढ़ लिया है कि वैदिक संस्कृति जो है, वैदिक में भी उत्तर वैदिक संस्कृति जो 600 से 1000 ईस्वी के बीच वाली है, वो उत्तर वैदिक संस्कृति में ही आ जाता है। इसके अलावा भी 600 से 1000 ईस्वी के बीच में दोस्तों वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म 2 चीज़ें आई थी। तो वो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। ये मुख्य रूप से उसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने नाम नहीं लिखा है। और बाहरी विश्व से भारत के सांस्कृतिक संबंध, तो ये जो संबंध है वो हम ये जो इतिहास पढ़ेंगे मौर्य और गुप्त साम्राज्य, तो इनके ही संबंध हम डायरेक्ट पढ़ लेंगे कि विदेशों से इनके काल में कौन से प्रतिनिधि आए थे, इन्होंने कौन से राज्यों के साथ किस तरह से व्यापार किया था। तो मेन बात यह है कि मौर्य और गुप्त साम्राज्य हमें विस्तार से और बहुत अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो ये दोनों जब कंप्लीट हो जाएंगे, और इसके अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म, है ना, ये चारों चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी तो मतलब हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। तो वैदिक संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ ली है। आज हम शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य। ठीक है। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य की जो अवधि है वो 323 से 184 ईसा पूर्व की रही है। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि 2300 से 1700 ईसा पूर्व तक की, जो मैंने आपको पहले बता भी दिया, 1 मिनट फिर से बता देती हूँ मैं, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल है वो कार्बन 17 की पद्धति के आधार पर क्या मिला है हमें, 2300 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व जो है दोस्तों वो मतलब ज़्यादा से कम की ओर आएगा। लास्ट में 1 पे आके ख़त्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम ईसा पूर्व की बात करें। तो जैसे कि 2300, 2200, फिर ऐसे 2100, फिर 2000, फिर 1900, 1800, 1700, ऐसे करके इतने दिन तक तो चला कौन सा, सिंधु सभ्यता काल, है ना। फिर हम पढ़ते हैं कि मान लो नहीं, यही है 1500 से 600 ईसा पूर्व तक रही वैदिक संस्कृति। ठीक है। तो कितनी रही, 1500 से 600 ईसा पूर्व करते रही। इसमें से 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक हमने ऋग्वेद पढ़ा, और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक हमने उत्तर वैदिक काल पढ़े। ठीक है। तो ये यहाँ तो मतलब 1700 से लेके 600, 2300 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का इतिहास हमने पढ़ लिया है। अब कितना बच गया हमारे पास, अब बच गया हमारे पास 600 से प्रथम ईस्वी तक का, मतलब 600 ईसा पूर्व, फिर 500 ईसा पूर्व, फिर 400 ईसा पूर्व, फिर 300 ईसा पूर्व, और फिर 200 ईसा पूर्व, और फिर 100 ईसा पूर्व, और फिर प्रथम ईस्वी शुरू हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य की जो अवधि है वो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व थी। ठीक है। तो आप कहोगे कि सर मैम वैदिक संस्कृति तो 600 ईसा पूर्व ही ख़त्म हो गई थी, तो 600 से 300 के बीच में क्या हुआ था। तो यही हम दोस्तों एक बार पढ़ेंगे। हमारे यहाँ पे लिखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी ऐसे लिख दिया है 1000 से 600,
तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, और ना भी लिखा गया है तो भी पढ़ना पड़ेगा कि एकदम से हम मौर्य साम्राज्य नहीं पढ़ सकते। हमें पता होना चाहिए कि जो वैदिक संस्कृति ख़त्म हुई है 600 ईसा पूर्व के लगभग, और उसके बाद में 323 ईसा पूर्व में आई है मौर्य काल, है ना। तो इनके बीच में कौन से क्या हुआ था और कौन से राजाओं का शासन था, वो हम संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। संक्षिप्त में इसलिए क्योंकि सिलेबस में लिखा नहीं गया है। अब देखो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व क्या हुआ, मतलब 600 ईस्वी पूर्व, जब वैदिक संस्कृति लगभग ख़त्म हुई थी, तब की यह बात है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी यूपी और पश्चिमी बिहार में लोहे का अधिकाधिक उपयोग होने लगा। कि जो हमारी वैदिक संस्कृति थी वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब सिंधु नदी के मुहानों से लेकर वो फैली हुई थी। गंगा, हमने पढ़ा था लास्ट में, गंगा यमुना दोआब तक फैल गई थी उत्तर वैदिक काल में, है ना। लेकिन अब क्या होने लगा कि उसी के कुछ प्रमुख नगर जैसे कि पूर्वी यूपी और पश्चिमी बिहार, वो तो होने लगे समाप्त दोस्तों, और नई संस्कृतियों का उदय होने लगा। वो क्यों होने लगा कि जो यूपी का पूर्वी पार्ट है और पश्चिमी बिहार का पार्ट है ना, वहाँ पे लोहे का उपयोग, अब लोहे की खोज हो गई है ना, और लोहे की खोज होते ही फिर क्या हुआ कि लोहे का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होने लगा, और इसके अलावा अतिरिक्त उपज प्राप्त होने लगी, तथा अन्य कई प्रकार के आर्थिक परिवर्तनों के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावनाएं प्रबल होने से नगरों का निर्माण हुआ क्या कि जब लोहे की खोज हो गई और लोहे से बहुत सारे तरह के औजार बनने लगे, और इसके अलावा खेती करना भी उन लोगों को अच्छे से आ गया, तो उपज भी उनको ज़्यादा प्राप्त होने लगी। ज़्यादा प्राप्त होने से क्या हुआ, और अधिक व्यापार का विकास हुआ, है ना, और फिर कई प्रकार के आर्थिक परिवर्तन हो गए उनमें, कि पहले जैसा जीवन था उससे अब जीवन आर्थिक रूप से बदलने लगा। तो फिर क्या हुआ कि अब जो ऋग्वैदिक काल में कबीलाई जीवन पद्धति थी कि समाज कबीलों में बटा हुआ था, है ना, कुछ परिवार मिलकर एक कबीले का निर्माण करते थे, है ना। तो कबीलाई जीवन में अब दरार पड़ने लगी, और क्या हुआ कि कबीलाई जीवन से बढ़कर अब एक क्षेत्रीय भावनाएं प्रबल होने लगी। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से संघर्ष करने लगा। वो राजा वाली जो पद्धति है, वो भूमि अधिकार की जो पद्धति है ना, कि इस क्षेत्र की भूमि को अपने में मिला ले, ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्य विस्तार कर ले, वो वाली पद्धति विकसित होने लगी। तो जैसे ही क्षेत्रीय भावनाएं विकसित होने लगी दोस्तों, कि कुछ क्षेत्र इतने अधिक प्रबल हुए कि वो नगरों का रूप धारण कर लिया और नगरों का विकास होने लगा। इस तरह से 600 ईसा पूर्व के बाद से समय में अचानक से कुछ बदलाव आने लगे। बुद्ध के जन्म तक 16 महाजनपदों का निर्माण हो चुका था, और इनका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। तो दोस्तों जब बुद्ध का जन्म हुआ 323 ईसा पूर्व, मतलब बुद्ध का जन्म भी 300 ईस्वी में ही कुछ हुआ था, है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन उस समय तक मतलब वैदिक संस्कृति के ख़त्म होने और बुद्ध के जन्म लेने के समय तक, जन्म से पहले तक ही 16 जनपद विकसित हो चुके थे। इसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। तो जब 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता कहाँ है, वो मिलता है हमें अंगुत्तर निकाय से मिलता है। तो दोस्तों 16 महाजनपद याद करना। 16 महाजनपद का मतलब हो गया दोस्तों 16 उस समय महानगर थे, मतलब नगर थे उस समय, और इनकी राजधानी थी, मतलब ये सुविकसित क्षेत्र थे, प्रदेश थे, और ये नगर थे, और इन्हीं नगरों को उस समय महाजनपद बोला जाता था, है ना। तो उस समय के 16 जनपद हमें याद होने चाहिए। देखो, काशी की राजधानी वाराणसी, फिर कौशल की श्रावस्ती, अंग की चंपा, मगध की राजगृह या गिरिव्रज, 2 राजधानियाँ थी दोस्तों, सेम ही मतलब राजधानी एक ही थी, इसके नाम 2 थे, राजगृह या गिरिव्रज। वज्जी की विदेह या मिथिला, ठीक है। मल की कुशिनारा और पावा, कि मल्लों की 2 शाखाएं थी, तो कुशिनारा के मल और पावापुरी के मल ऐसे थे, है ना। चेदी की सुक्तमती, वत्स की कौशंबी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल के अहिछत्रपुर और काम्पिल्य। उत्तरी पांचाल के दोस्तों अहिछत्रपुर, और निचले पांचाल की क्या थी, दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य। मत्स्य नगर अपना था दोस्तों, अलवर वाला क्षेत्र, और इसकी राजधानी थी विराटनगर, अलवर दिल्ली वाला क्षेत्र। सूरसेन मथुरा, अस्मक की थी पाटन, अवंती की उज्जैनी और महिष्मती, वही उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। गांधार की तक्षशिला और कम्बोज की हाटक। ये गांधार और कम्बोज हमारे यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान में पड़ेंगे दोस्तों।
ऐसे करके 16 महाजनपद हो गए। अब मैं चाहूँ तो आपको मैप में भी दिखा सकती हूँ, पर हमारे रीट में ना तो इतना डीप आएगा कि इसकी अवस्थिति कहाँ है, और ना ही हमसे इतने हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ज़रूरी है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब बुद्ध के जन्म से पूर्व या फिर 600 ईस्वी के आसपास कितने महाजनपदों का विकास हुआ था। पहला क्वेश्चन तो कितने का हुआ था, 16 का हुआ था। दूसरा ये आ सकता है कि महाजनपदों का वर्णन कौन से बौद्ध ग्रंथ में किया गया है। तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, अंगुत्तर निकाय याद रखना है। और तीसरा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि कोई भी 4 महाजनपद दे दे या फिर 1 महाजनपद दे दे, 4 भी नहीं देंगे, रीट में इतना लेवल नहीं बनाते हैं पेपर का। 1 महाजनपद दे देंगे और दे देंगे कि निम्न में से वत्स की राजधानी थी। तो फिर अपन को इसलिए ज़रूरी है कि इनके हमें राजधानियाँ याद होने चाहिए। तो याद बस दोस्तों इसे 3-4 बार आप पढ़ोगे ना तभी याद हो जाएगा, मतलब एक टोन से बन जाएगी। काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, अंग, चंपा, मगध, राजगृह, वज्जी, विदेह। 5-5 याद करते हैं। देखो काशी, वाराणसी, कौशल, चंपा, काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, अंग, चंपा, मगध, राजगृह और वज्जी, विदेह। ठीक है, अब आगे 5 पढ़ते हैं। मल, कुशिनारा और पावा 2 अपने आप याद आ जाएंगे। जब कुशिनारा याद आएगा तो पावा भी याद आएगा। चेदी, सूक्तमती, वत्स, कौशंबी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिछत्रपुर, कांपिल्य। तो मल, कुशिनारा, चेदी, सूक्तमती, वत्स, कौशंबी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिछत्रपुर और कांपिल्य। मत्स्य नगर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मत्स्य नगर वर्तमान में हम जहाँ रह रहे हैं मतलब अलवर और मतलब राजस्थान के हिस्से में आता था ये, अलवर और दिल्ली वाले में, इसलिए यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मत्स्य नगर की राजधानी विराटनगर आपको अलग से याद होनी चाहिए। ठीक है। सूरसेन के मथुरा है दोस्तों, अस्मक के पाटन, अवंती की उज्जैनी, गांधार के तक्षशिला। गांधार में दोस्तों तक्षशिला नगर तो उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो गांधार की तक्षशिला आपको याद होनी ही चाहिए। कंबोज हाटक से दोस्तों घोड़े बहुत मंगवाए जाते थे, घोड़े फेमस थे यहाँ के, तो ये वैसे याद होने चाहिए। अस्मक के पाटन है दोस्तों, अवंती की उज्जैनी है। तो अपने आप देखो एक धुन बन जाती है। मत्स्य की तो विराटनगर है ही, सूरसेन मथुरा, अस्मक पाटन, अवंती उज्जैनी, गांधार की तक्षशिला और कंबोज के हाटक। ऐसे करके कोई भी ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जो लोग ट्रिक से पढ़ाते हैं मैं उस चीज़ में विश्वास नहीं करती, क्योंकि आप अगर ट्रिक याद कर सकते हो तो फिर आप जो चीज़ें लिखी हैं सामने वो भी याद कर सकते हो। तो इससे बेटर है कि आप सामने वाली चीज़ें याद करो, ताकि आपके दिमाग में सही चीज़ जाएगी। ट्रिक याद करोगे तो आपके दिमाग में ट्रिक ही याद रहेगी। तो मैं ट्रिक की स्टडी में कभी भी विश्वास नहीं करती हूँ। आप इसका 5 बार अगर पढ़ लोगे तो आपको लगभग याद हो जाएंगे। और हमें कौन सा मन से उत्तर देना है, हमें वहाँ पे 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ही तो छांटना है। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा है दोस्तों तो कभी भी ये होगा नहीं कि आपका आंसर गलत हो जाए। अब दोस्तों हुआ ये था कि जो 16 महाजनपद थे इनमें से ना मगध राज्य जो जिसकी राजधानी राजगृह और गिरिव्रज थी वो उस समय बहुत फेमस था, और इसी का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था, और इसी के लिए राजा उस समय लड़ा। ये हम बात कर रहे हैं 600 से 300 ईस्वी के बीच में, कि 323 में तो मौर्य साम्राज्य का उदय हो गया था। तो 600 से 300 के बीच में क्या हुआ था वो हम पढ़ रहे हैं ना। 600 से 300 के बीच में मगध राज्य उस समय फेमस हुआ था। अब देखो 16 महाजनपदों में मगध राज्य का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के शासन से हुआ था, है ना। तो मगध राज्य में दोस्तों सबसे पहले हर्यक वंश का शासन आया था, है ना। 16 महाजनपदों में देखो सबसे बड़ा राज्य बना था मगध, और मगध उस समय एक महान साम्राज्य था। और मगध राज्य में जो साम्राज्य का विकास करने वाला जो वंश था वो था हर्यक वंश। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला है लेकिन मैं बता रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो अगर समझ में नहीं भी आ रहा हो तो वो आप सुन लेना, मैं वो लाइन टू लाइन पढ़ रही हूँ। हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। ठीक है, 3 राजा सबसे मेन थे। तो अगर चाहे तो इनका भी वर्णन हम अलग अलग पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ये नहीं लिखे गए हैं तो हम इसको ऊपरी तौर पर ही पढ़ेंगे दोस्तों। तो हर्यक वंश ने सबसे पहले मगध राज्य पर अधिकार किया और मगध राज्य को और अधिक शक्तिशाली बनाया। तो हर्यक वंश के सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन से थे? बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। जो राजवैद्य जीवक बिंबिसार का वैद्य था, जो बिंबिसार शासक था उनका जो राजवैद्य था वह था जीवक। कई बार ये पूछ लिया जाता है दोस्तों कि जीवक ने शायद बुद्ध की सेवा भी की थी, है ना।
तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से राज्य का राजवैद्य जीवक था। ऐसे ही क्वेश्चन हिस्ट्री में से उठते हैं ना, तो याद रखना राजवैद्य किसका था, जीवक बिंबिसार का था। अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था, अजातशत्रु कौन से वंश का था, हर्यक वंश का। तो अजातशत्रु इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में शिशुनाग वंश आया था। सबसे पहले कौन आया मगध में, हर्यक वंश, फिर हर्यक वंश को नाश करके शिशुनाग वंश आया, है ना। शिशुनाग वंश में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट राजा था कालाशोक। कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था, है ना। तो मैंने यहाँ पे एक ही लिखा है। फिर इसके बाद में दोस्तों मगध पर अधिकार हुआ नंद वंश का, और नंद वंश के महापदम नंद ने, इसके बाद महापदम नंद ने नंद वंश की स्थापना की। किसकी बातें कर रहे हैं हम यहाँ पे कर रहे हैं मगध की। तो नंद वंश के महापदम नंद ने नंद वंश की स्थापना की। घनानंद इसका अंतिम शासक था। हम सबको पता है कि नंद वंश की स्थापना तो महापदम नंद ने की थी। घनानंद अंतिम शासक था। घनानंद वही घनानंद है जिसने चाणक्य की बेइज्जती की थी, और फिर चाणक्य चंद्रगुप्त को अपना शिष्य के रूप में ढूंढ के लाया था और उसको पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया, और फिर इसी घनानंद को हरवा कर चंद्रगुप्त के द्वारा सारे भारत पर उसका अधिकार हो गया था, है ना। वही घनानंद ये है। तो अब 322 ईस्वी पूर्व गुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश का प्रारंभ किया। घनानंद उस समय दोस्तों मगध का शासक, मतलब पूरे भारत का शासक, है ना। तो इसको हराकर क्या किया उसने, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी और नंद वंश खत्म कर दिया। उपरोक्त सभी राजवंशों ने मगध राज्य पर अधिकार करने के लिए युद्ध आपस में किए थे। तो सबसे पहले कौन सा आया दोस्तों, देखो 16 महाजनपदों का विकास हुआ सबसे पहले। तो कब, वैदिक संस्कृति खत्म होने के बाद में, है ना। और इन 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, मगध का। जो भी राजवंश सुदृढ़ होता था वो मगध पे अधिकार करने के लिए लड़ता था। तो सबसे पहले मगध पर अधिकार किसका हुआ, हर्यक वंश का, फिर हुआ शिशुनाग वंश का, और फिर किसका हुआ, नंद वंश का, और अंतिम रूप से किसका हो गया, मौर्य वंश का। ठीक है। तो दोस्तों कि जो सबसे पहले हर्यक वंश थे उनमें कौन कौन राजा थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। बिंबिसार का राज्यवैद्य था जीवक, और अजातशत्रु के समय में पहली बौद्ध संगति। दूसरा शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश का नागदशक सबसे प्रमुख शासक था, और उसके काल में कालाशोक प्रमुख शासक था, और उसके काल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। फिर आया दोस्तों नंद वंश। महापदम नंद ने तो नंद वंश की स्थापना की थी, और घनानंद अंतिम शासक था। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया चाणक्य की सहायता से, और इस पर अधिकार कर लिया। ठीक है। अब 323 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य आ ही गया। तो अब यहाँ से हमारा मौर्य साम्राज्य शुरू हो जाएगा। तो इससे पहले की हिस्ट्री आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और इससे पहले की इतनी हिस्ट्री जानना हमारे लिए बहुत बहुत काफ़ी है। इससे बाहर इसमें से नहीं आ सकता। ठीक है। अब है मौर्य साम्राज्य की जानकारी का स्रोत। सबसे पहले तो हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती कहाँ से है ना। तो पहला स्रोत है दोस्तों साहित्य, दूसरा स्रोत है विदेशी वर्णन, और तीसरा स्रोत है पुरातात्विक साक्ष्य के साहित्य जो उस काल में लिखे गए थे, उनसे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। विदेशी विवरण मतलब उस काल में विदेशों से कुछ यात्री आए थे, उनके द्वारा भी। और पुरातात्विक स्रोत मतलब पहले कुछ खुदाई में और कुछ पुरानी चीज़ें ऐसे मिली हैं जिनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम साहित्य पढ़ेंगे। उस समय दोस्तों 3 तरह के साहित्य लिखे जाते थे। एक ब्राह्मण साहित्य, ठीक है, और जैन और बौद्ध धर्म का विकास उस समय हो चुका था। तो एक जैन साहित्य हो गया, एक बौद्ध साहित्य हो गया, है ना। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे ज़्यादा मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य उनको कहेंगे दोस्तों जो ब्राह्मण कवि थे और उन्होंने जो साहित्य लिखा था उसको हम कहते हैं ब्राह्मण साहित्य। तो सबसे पहले दोस्तों अर्थशास्त्र जो किसने लिखा था, कौटिल्य ने। इसके बाद इससे भी हमें इससे तो जैसे मिलती है मौर्य काल का सबसे ज़्यादा जानकारी का स्रोत अर्थशास्त्र ही है दोस्तों, ठीक है। फिर है मुद्रा राक्षस, ये किसका लिखा हुआ है, विशाख दत्त का। फिर है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर किसका है, सोमदेव का। फिर है वृहत कथा मंजरी, वृहत कथा मंजरी किसकी है, क्षेमेंद्र की। फिर है महाभाष्य, महाभाष्य किसका है, पतंजलि का, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 5 हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ये सभी अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं। तो इनसे हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य काल में क्या क्या होता था। तो सबसे पहले तो ये जो 5 साहित्य हैं दोस्तों, 5 साहित्य का कि किसने कौन सी किताब लिखी थी
ये सब अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है इनके राइटर कौन है। तो अर्थशास्त्र का तो आप सब कर दोगे, कौटिल्य चाणक्य सबको पता है। मुद्रा राक्षस का है दोस्तों विशांत दत्त, कथा सरित सागर का है सोमदेव, बृहद कथा मंजरी का शिवेंद्र और महाभाष्य का पतंजलि। ठीक है, तो आपको याद ही रखना है। देखो, अर्थशास्त्र का कौटिल्य, मुद्रा राक्षस का विशांत दत्त, कथा सरित सागर का शिवेंद्र, बृहद कथा सरित सागर का है सोमदेव। ठीक है, बृहद कथा मंजरी का है शिवेंद्र और महाभाष्य का है पतंजलि। तो राइटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। मौर्य काल और गुप्त काल की पुस्तकें तो इनका फेवरेट क्वेश्चन होता है ना, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें याद होने चाहिए ये पुस्तकें और इनके राइटर। ठीक है, अब दोस्तों बौद्ध ग्रंथ कौन से थे जिनसे मौर्य काल की जानकारी मिलती है? ये हैं दीपवंश, महावंश, टीका और दिव्यावदान। ये 3 बौद्ध ग्रंथ हैं जिनसे हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है, दीपवंश, महावंश, टीका और दिव्यावदान। अब जैन ग्रंथ दोस्तों 2 ग्रंथ हैं, एक तो कल्पसूत्र और एक परिशिष्ट पर्व। कल्पसूत्र लिखा था भद्रबाहु ने और परिशिष्ट पर्व लिखा था हेमचंद्र सूरी ने। ये हेमचंद्र सूरी लिखा हुआ है दोस्तों। ये दोनों भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। परिशिष्ट पर्व के लेखक बहुतों बार एग्जाम में पूछे गए हैं और कल्पसूत्र के लेखक भी बहुतों बार पूछे गए हैं। तो दोनों जैन धर्म के ग्रंथ हैं। कल्पसूत्र लिखा था भद्रबाहु ने, परिशिष्ट पर्व लिखा था हेमचंद्र सूरी ने। बौद्ध ग्रंथ हैं दीपवंश, महावंश, टीका और दिव्यावदान। तो ये तो हो गया दोस्तों साहित्य। अब विदेशी विवरण पढ़ते हैं कि विदेशी यात्री आए थे उस काल में, उन्होंने मौर्य काल के बारे में बताया। वो कौन कौन से थे? देखो, स्ट्रेबो, कर्टिसियस, डियोटोरस, प्लिनी, जस्टिन, प्लूटो, ओनेसिक्रेटस, है ना, ये विदेशों के लेखक थे। आदि के लेखकों का विवरण जो है उसमें हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। स्ट्रेबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा है। स्ट्रेबो और जस्टिन जो थे उन्होंने चंद्रगुप्त को क्या कहा? सेंड्रोकोटस। और प्लूटोर्क आएगा दोस्तों इसमें, प्लूटोर्क आएगा, और एक शायद इसमें प्लिनी आएगा। प्लूटोर्क और प्लिनी ने इसे चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस कहा है। तो स्ट्रेबो और जस्टिन ने तो क्या कहा है? सेंड्रोकोटस, और प्लूटोर्क कहा है एंड्रोकोटस। कई बार ये बात भी पूछ ली जाती है कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किसके उपनाम है, तो किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। ठीक है, ये हो गया विदेशी विवरण। अब है पुरातात्विक साक्ष्य। अशोक द्वारा लिखवाए गए अभिलेख। अशोक के काल में दोस्तों सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले हैं अशोक के काल में, और उससे ना केवल अशोक के काल की बल्कि इनके पूर्वजों के काल की जानकारी भी हमें मिलती है। एक रुद्रतामन शासक था, उसका जूनागढ़ अभिलेख, ये गुजरात का शासक था दोस्तों, इसका जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे भी हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। एक काली पोलिश वाले मृदभांड जो हैं, काले पोलिश के मृदभांड जो हैं, उससे भी हमें जानकारी मिलती है मौर्य काल के। और चांदी और तांबे के जो आहत सिक्के मिले हैं उनसे भी हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। देखो दोस्तों, यहाँ पे काले पॉलिश वाले मृदभांड हो गए, और जो हमने वैदिक संस्कृति पढ़ी थी उसमें चित्रित धूसर लाल मृदभांड प्रचलित थे, और यहाँ कौन से आ गए? काले पॉलिश वाले मृदभांड आ गए, है ना। तो अलग अलग काल के अलग अलग तरह के बर्तन यहाँ पे बनाए जाते थे, जिससे भी हमें उस काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हमने अभी ऊपरी चीज़ें पढ़ ली कि मौर्य काल के आने से पहले क्या हुआ और मौर्य काल के जानकारी के स्रोत क्या हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों मौर्य काल के 3 तो राजा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला तो मौर्य काल का जो संस्थापक है, जो मौर्य वंश का संस्थापक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसके बाद में उनके पुत्र बिंबिसार, और तीसरे नंबर के हैं अशोक, है ना। अशोक का द ग्रेट, आपने तो सबने ही ये सुना होगा। तो अशोक तो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, और अशोक ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे की हैं कि जिनके बारे में अशोक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 3 तो शासक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये 3 शासक पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि मौर्य काल का साहित्य, मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था, मौर्य काल के सामाजिक व्यवस्था, है ना। ऐसे करके हम मौर्य काल कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम आएंगे गुप्त काल में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। सॉरी, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।